हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वतें हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मुझे जायदाद वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बस ठाकुर अर्जुन सिंह से इंतकाम लेना चाहता था। हरा भरा घर खत्म हो गया था और मैं इस दुनिया में तन्हा रह गया। रात की तन्हाइयों में अक्सर मेरी आंखों में आंसू उभर आते, लेकिन मैं उन आंसुओं को खुश कर लेता। ये आंसू मेरे इरादों को कमज़ोर कर देंगे और मैं हर कीमत पर ठाकुर अर्जुन से इंतकाम लेना चाहता था। मैं यकीनन उसे ख़त्म कर दूंगा। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था। मौलवी नईमुल्लाह साहब मुझ पर गहरी निगाह रखते थे। वो बेचारे तो एसारो खलूस का पीकर थे और मेरी वजह से उन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया, जहां उन्होंने बचपन ही से होश संभाला था और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ भी उन्होंने रोज़गार के हसूल के लिए कोशिशें शुरू कर दी। हालांकि मेरे ज़रिए उन्हें अच्छी खासी रकम मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी इस रकम की तरफ तवज्जो नहीं दी। काफ़ी दिन गुजर गए। मैं ठाकुर अर्जुन सिंह से इंतकाम लेने के मंसूबे बनाता रहा। मौलवी नईमुल्लाह साहब मेरे लिए परेशान रहते। उनकी समझ में नहीं आता था कि मैं कौन से रास्ते पर चलाऊं जिससे मेरा जहन भी हटा रहे और आइंदा के लिए भी कुछ हो। फिर एक शाम कुछ लोग मौलवी साहब के पास आए। उनका ताल्लुक माना को ही से था। मौलवी साहब उनसे बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे बुला लिया। मौलवी नईमुल्लाह साहब परेशान सी शक्ल बनाए बैठे थे। उनमें से एक शख्स ने कहा, बेटे असगर, कुछ ऐसी परेशानियां आ पड़ी हैं जिसकी वजह से तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नवाब साहब के हम पर बड़े एहसानात हैं और हम उन्हीं एहसानात का बोझ उतारने के लिए आए हैं। क्या मामला है? मैंने सवाल किया। ठाकुर अर्जुन सिंह ने तुम्हारी बहुत सी ज़मीनों पर दावे किए हैं। उसने ऐसी नकली दस्तावेज तैयार कर ली हैं जिसकी रौ से ये साबित होता है कि नवाब साहब ने अपनी ज़मीनें उसके हाथ फरोख्त कर दी थीं। उसने उन ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा हासिल कर लिया है। पुराने कारिंदों को बेदखल करके अपने कारिंदे मुकर्रर कर दिए हैं। हम इस सिलसिले में कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं। चचा जान, आप मुझे कब तक रोकते रहेंगे और क्या चाहते हैं इस सिलसिले में? खुदा की कसम, मुझे ना ज़मीनों की परवाह है ना जायदाद की। मेरे अपने बाजू इतने मजबूत हो गए हैं कि अब मैं उनके ज़रिए भी कमा सकता हूँ। लेकिन मैं ठाकुर अर्जुन सिंह को सबक देना चाहता हूँ। बेटे, मैं तुम्हें इसकी कभी इजाज़त नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, बस तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ। जब चाहो मुझे ठोकर मार कर जा सकते हो, लेकिन बगैर ठोकर मारे गए तो मैं तुम्हारा रास्ता ज़रूर रोकूंगा। मौलवी साहब ने कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इन लोगों के साथ चले जाओ और कानूनी कार्रवाई करो और जिस तरह भी मुमकिन हो सके उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करो। ज़मीन और जायदाद बस अब तुम्हारी है, उस पर किसी का हक नहीं। और मेरा घर ही ना रहा तो मुझे ज़मीन और जायदाद की क्या परवाह हो सकती है? मैंने जवाब दिया। लेकिन बेटे, जिंदगी गुजारने के लिए इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती है। मौलवी साहब ने कहा, तो फिर बताइए मैं क्या करूं? उन लोगों के साथ चले जाओ, ये तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मैं उन लोगों की शक्लें देखी। 4 आदमी थे और मेरी बस्ती ही से ताल्लुक़ रखते थे। मैं नहीं जानता था कि ये कौन है और इससे पहले मेरी उनसे कभी शनासाई नहीं हुई थी। अलबत्ता मैंने उनकी शक्लें देखी थी। बहरतौर मौलवी साहब के इशारे पर मैं उसके लिए भी तैयार हो गया। मौलवी साहब बेचारे मेरी भलाई चाहते थे, इसके अलावा उनके दिल में और कुछ नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि मेरी जायदाद भी हड़प हो जाए। मुझ पर जो तबाही नाज़िल हुई थी, मौलवी साहब उससे बखूबी वाकिफ थे। बहरतौर तैयारियां हुई और एक शाम में उनके साथ ट्रेन में बैठकर चल पड़ा। दिल्ली के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। दिल्ली देखने की ख्वाहिश भी मेरे दिल में थी। थोड़ी देर के लिए मेरे जहन से तमाम एहसासात निकल गए थे और मैं दिल्ली के तस्वर से खुश था। ट्रेन सफ़र करती रही और रात हो गई। रात को मेरे साथ आने वालों ने मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया और मैं खाना खाकर लेट गया। तबीयत पर कुछ बोझ सा छाया हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अभी जहन इस काबिल नहीं था कि अपने मसाइल समझ सकता। ट्रेन की आवाज़
जहन के पर्दों से टकराकर एक बोर्ड सा पैदा करने लगी और मेरी आंखें नीम गनूदा हो गईं। उस वक्त रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरे साथियों ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। उठो असगर अली, दहली आ गया। मैं चौंक कर उठ बैठा। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। मध्यम ही रोशनियां झलमला रही थीं। ट्रेन रुकी हुई थी और स्टेशन पर सामान बेचने वालों की मध्यम मध्यम सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। रात शायद काफी गहरी हो गई थी, इसलिए चारों तरफ वीरानी छाई हुई थी। मैं बादले नाखवास्ता उन लोगों के साथ नीचे उतर आया। वो चारों मेरे साथ ही प्लेटफार्म पर आगे बढ़ने लगे। जहन अभी तक नीम गनूदा था, अचानक जगा दिया गया था, इसलिए सर पर बहुत भारी भारी हो रहा था। आंखों के आगे दायरे से नाच रहे थे। मैं उनके साथ चलता रहा और फिर रेलवे के गेट से बाहर निकल आए। बाहर निकलकर उन्होंने एक तांगा किया। तांगा वाला रात के इस हिस्से में भी बेचारा जाग रहा था और रोजी की तलाश में था। तांगे में बैठकर हम चल पड़े। आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन बेदार हो जा रहा था और फिर मेरा ख्याल मेरे दिल में आया कि दिल्ली के बारे में जो सुना था ये देसी दिल्ली तो नहीं है। मैंने तो सुना था कि वह बड़ा रंगीन शहर है, चारों तरफ रोशनियां जगमगाती हैं और दारुल हुकूमत होने की वजह से बड़े हंगामे रहते हैं। रात भी दिन में तब्दीली हो गई है और रातों को भी इतनी रौनक होती है जितनी दिन में, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। चारों तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। न जाने ये सब कुछ क्या है। मुमकिन है सारी दास्तानें झूठी हों और दिल्ली भी इस वक्त नींद की आगोश में हो। चुनाचा मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद तांगा रुक गया और वह सब नीचे उतर आए। उनमें से एक ने तांगे वाले को पैसे दिए और मुझे साथ लेकर आगे चल पड़े। थोड़ी देर के बाद मुझे एक मकान में लाया गया। टूटा फूटा सा 2 मंजिला मकान था जिसका ताला उनमें से एक आदमी ने खोला था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, ताहम मैं खामोश रहा। थोड़ी देर के बाद मुझे एक कमरे में ले आए। ये ऊपरी मंजिल का कमरा था। असगर मियाँ, यहाँ आराम करो, सुबह को तुम्हें तुम्हारे वालिद के कुछ दोस्तों से मिलाएंगे। उनमें से एक ने कहा। इस शख्स का नाम कबीर था। ये नाम मुझे मौलवी साहब की ज़बानी ही मालूम हुआ था। नींद अब भी मुझ पर गलबा तारी किए हुई थी। चुनाचा मैं उस पलंग पर लेट गया जो उस कमरे में मौजूद था और वो लोग मुझे आराम करने की तलकीन करके चले गए और मैं सो गया। और उस वक्त जागा जब खिड़की से तेज रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने खिड़की खोलकर झांक कर देखा। काफी गहराई थी। सामने ही कुछ दरख्त नजर आ रहे थे। अजीब वीरान सा इलाका था। खिड़की से चारों तरफ देखने पर भी ये अंदाजा नहीं होता था कि ये दिल्ली है। कोई बात ही दिल्ली जैसी नहीं थी। दफतनी मेरे जहन में एक ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग किसी दूसरे स्टेशन पर उतर गए हों। मगर क्यों, आखिर क्यों? ये लोग मुझे दिल्ली क्यों नहीं लाए? मैंने फैसला कर लिया कि इस सिलसिले में उनसे बातचीत करूं और इस फैसले के बाद मैं दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन चंद ही लम्हात के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि दरवाजा बाहर से बंद है। अब मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि सूरत हाल को समझ ना सकता। मेरे हमदर्द मुझे मेरी जायदाद दिलवाने वाले दर हकीकत मेरे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन थे और निहायत चालाकी से मुझे वहां से निकाल लाए थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं यहाँ कैद हो गया था। कुर्बो जवार में या दूर दूर तक बल्कि ताहद्दे निगाह तक कोई ऐसा हमदर्द या गमगुसार नजर नहीं आता था जो मेरी मदद कर सकता। एक लम्हे के लिए मैं परेशान हो गया। वापस आकर पलंग पर बैठ गया और सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन लोगों का मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या है? आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? बहुत देर तक इंतजार करता रहा। फिर काफी देर गुजर गई और उसके बाद दरवाजे के करीब कदमों की आहट सुनकर मैं चौंक कर सीधा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुल गया और सबसे पहले मुझे जो शक्ल नजर आई वो मनहूस ठाकुर अर्जुन सिंह ही की थी। ठाकुर अर्जुन सिंह देव का देव पहाड़ जैसा था। शायद पहलवानी भी करता था। मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें तंजिया अंदाज में चमक रही थीं। उसके पीछे पीछे वो चारों अंदर आ गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कहो छोटे नवाब साहब, क्या हाल है तुम्हारे? ठाकुर अर्जुन सिंह ने नफरत भरे लहजे में कहा और मैं होंठ भींच कर उसे देखने लगा। पहचान हो गए होगे अपने दास को? ठाकुर अर्जुन सिंह ने कहा। हाँ, अच्छी तरह पहचान गया हूँ। शैतान को कौन नहीं पहचानता, मैंने जवाब दिया और ठाकुर अर्जुन सिंह
कहका लगाकर हंस पड़ा। हाँ भाई, शैतान तो कहोगे ही हमें, और क्या कहोगे छोटे नवाब साहब। देख लिया तुमने अपनी हट धर्मी का नतीजा। कौन सी हट धर्मी, मैंने सवाल किया। लो भाई, भूल भी गए, सारे खेत जलाए थे तुमने, खड़ी पक्की फसल जलाई थी तुमने हमारी। उस समय हमने अपने आप को वचन दिया था कि तुम्हारा पूरा घर जला देंगे, एक को भी ना छोड़ेंगे। हमने कोशिश की तो की थी, मगर तुम बच गए। सांप के बच्चे भी सांप ही होते हैं छोटे नवाब साहब। नवाब अकबर अली सांप ही थे हमारे लिए। मुकदमेबाजी की थी, हमसे हार गए, और उसके बाद तरकीबें लड़ाने लगे, किसी तरह हमारी जमीनों को हड़प कर लें। अब देखा तुमने, तुम्हारी सारी जायदाद हड़प कर ली। समझे छोटे नवाब साहब, अब कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे पास। तुम फकीर हो, बिल्कुल फकीर। अब बताओ जीवन कैसे बिताओगे, इतना लंबा जीवन है, और अभी तुम्हारी उम्र भी छोटी है। बड़े ही सियाने बनते हैं। बहुत बड़ा काम किया था उस दिन तुमने, हमारे खेत जलाकर। अब बोलो हम क्या सलूक करें तुम्हारे साथ। अर्जुन सिंह, मैं अभी बच्चा हूं, लेकिन अगर तुम ठाकर हो, बहादुर हो, तो मुझे मौका दो। एक बार मुझे यहां से निकल जाने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। ना भाई ना, ठाकर इतना बेवकूफ नहीं है, बड़ी मुश्किल से तुम्हें कब्जे में किया है। और वो मौलवी साहब, उस दूसरे को हम देख लेंगे, हमसे गद्दारी की थी, तुम्हें लेकर इधर निकल आया था। अब देखा तुमने कैसे हम तुम्हें यहाँ ले आए। ये चारों हमारे साथी हैं भैया, हमने इनको बड़ी बड़ी भारी रकमें दी हैं, और उनके जरिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। ये दहली है ही नहीं है ना, मैंने सवाल किया। दहली, ठाकुर कहका लगाकर हंस पड़ा। क्यों भाइयों, ये दहली तो नहीं है ना। नहीं, उन चारों ने भी हंसते हुए जवाब दिया। समझे भैया, ये दहली नहीं है, और हम तुम्हें दहली ले जाने की बेवकूफ़ी कर भी नहीं सकते थे। इतना बड़ा शहर है, वहाँ तुम्हें ठिकाने लगाने में बड़ी मुश्किल पेश आती। अब देखो, हम बड़े आराम से तुम्हें यहाँ ले आए, तुम्हें कत्ल करेंगे, टुकड़े करेंगे तुम्हारे, और तुम्हारी लाश कहीं दरिया में फेंक देंगे। यहाँ से जमुना भी गुजरती है, लंबे निकल जाओगे, कोई कह भी नहीं सकता छोटे नवाब साहब हैं, समझे। अब बताओ कैसी रही। ठाकुर अर्जुन सिंह हंसने लगा। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। फिर ठाकुर अर्जुन सिंह ने कहा, मगर तुम बच्चे हो, हमें रहम भी आता है तुम पर। सारे मर गए तुम्हारे, अब तुम अकेले हमारा क्या बिगाड़ सकोगे। मन अंदर से कहता है कि सांप का बच्चा सपोलिया होता है, लेकिन ये भी कहता है कि इस छोटे से बच्चे को मारने से क्या फायदा। हम तुम्हें जीवन दे सकते हैं, मगर एक शर्त पर, ठाकुर अर्जुन सिंह ने कहा। कैसी शर्त, मैंने उन चारों को गौर से देखते हुए कहा, जो ठाकुर अर्जुन सिंह के पीछे खड़े हुए थे। अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि उनके पास कोई हथियार वगैरह तो नहीं है। मुझे एहसास हो रहा था कि उनके पास कम से कम पिस्तौल वगैरह नहीं है। ठाकुर अर्जुन सिंह भी खाली हाथ था। जाहिर है एक छोटा सा बच्चा उसके सामने था, जिसे वो अपने मजबूत बाजुओं की कुव्वत से तरोड़ मरोड़ कर फेंक सकता था। फिर भला हथियारों की क्या जरूरत थी। लेकिन मैंने दिल में एक फैसला कर लिया। इत्तफाकिया पर ही यह ख्याल मेरे जहन में आया था। जिस खिड़की से मैंने बाहर झांका था वो काफी बुलंदी पर थी, लेकिन थोड़े ही फासले पर एक दरख्त की शाख भी थी, जिस पर अगर मुझ जैसा फुर्तीला आदमी छलांग लगाने की कोशिश करता तो वहां तक पहुंच सकता था। अगर मैं खिड़की से कूदकर शाख तक पहुंच जाऊं और शाख के जरिए दरख्त से होता हुआ नीचे पहुंच जाऊं तो शायद उन लोगों से बच सकूंगा। जितनी देर में वो बाहर आएंगे उतनी देर में यहां से निकल जाऊंगा। चुनाचा मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया और उसके लिए मुस्तैद हो गया। जिस चारपाई पर मैं बैठा था वो खिड़की से तकरीबन 4 फुट के फासले पर थी। अगर मैं फुर्ती से चारपाई की दूसरी तरफ पहुंच जाऊं और फिर खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करूं तो शायद इसमें कामयाब हो सकता हूं, क्योंकि वो लोग अगर मेरी तरफ दौड़ेंगे तो चारपाई उनके रास्ते में मज़ाहम होगी। इतनी फुर्ती से वो ये अमल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मेरे इरादे का इल्म नहीं था। चुनाचे मैंने खुद को पुरसकून करके पूछा, कैसी शर्त है ठाकुर अर्जुन सिंह? भैया ये कुछ कागजात हैं, उन पर अपने अंगूठे का निशान बना दो, या अगर दस्तखत करने आते हों तो दस्तखत कर दो। कैसे कागज हैं ये? मैंने सवाल किया। बस जरा जरूरी है तुम्हारे दस्तखत उस पर होने में, उसके बाद हम तुम्हारी सारी जमीनों और जायदादों के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारे बारे में हम बाद में फैसला कर लेंगे कि तुमको क्या करना है। अगर तुमने हमारे साथ आवन किया तो मुमकिन है हम तुम्हें यहाँ से निकल कर कहीं जाने दें और फिर तुम भी अपने किसी कोई में जीवन बता देना, ठाकुर अर्जुन सिंह ने कहा।
ठाकर, यूं नहीं हो सकता कि तुम मुझे कुछ देर सोचने का मौका दो। मैंने कहा, सोचने का काम खराब है भैया, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हैं, वापस भी हमें पहुँचना है ताकि किसी को शुबा ना हो कि हम कहीं गए थे। ये काम ज़रूरी है हमारे लिए। ठाकर ने कहा, कागजात लाए हो तुम? मैंने सवाल किया। हाँ, ये हैं हमारे पास। ठाकुर ने अपने कुर्ते के अंदर पहनी हुई बंडली में हाथ डाला और यही मुनासिब मेरे लिए मुनासिब था। दूसरे लम्हे मैंने उल्टी कलाबाजी खाई और चारपाई की दूसरी तरफ पहुंच गया। फिर दूसरी छलांग मुझे खिड़की तक ले गई। ठाकुर एकदम से चौंक पड़ा था। अरे पकड़ो भाई, भाग रहा है, अरे पकड़ो इसे, पकड़ो, वो चीखा। लेकिन मैं अपने फुर्तीले बदन की वजह से जल्दी से खिड़की में दाखिल हो गया और फिर मैंने खुदा का नाम लेकर छलांग लगा दी। शाख का आखिरी सिरा ही मेरे हाथ में आ सका था, क्योंकि छलांग इतनी लंबी नहीं लगाई जा सकती थी। खिड़की पर कदम जमाने के लिए कोई मजबूत जगह नहीं थी, लेकिन इस सिरे को भी मैंने गनीमत जाना। अपनी उंगलियों में उसे मजबूती से पकड़ लिया और फिर फुर्ती से दूसरा हाथ शाख के दूसरे हिस्से पर मारा। यह कोशिश भी कारगर रही और शाख मेरे हाथ में आ गई। उसके बाद तो मैं बंद रुकी, फिर फुर्ती से लटकता हुआ दरख्त के तने की तरफ बढ़ने लगा और चंद ही लम्हात के बाद एक मजबूत जगह पर पहुंच गया। वो चारों खिड़की में खड़े चीख रहे थे। कुर्बो जीवार में कोई मौजूद नहीं था। मैं दरख्त के तने पर पहुंचा और फिर बंदर ही की फुर्ती से नीचे उतरने लगा। चंद ही लम्हात के बाद मैं दरख्त की जड़ के नजदीक था। वो चारों शायद ठाकुर अर्जुन सिंह के इशारे पर बाहर की सिमत भागे, लेकिन अब उनका मेरे पीछे आना मुमकिन नहीं था। मैं भला उनके हाथ कहाँ आ सकता था। मैंने सीधा सामने की रुख बरक रफ्तारी से दौड़ना शुरू कर दिया। मेरे बदन में पंख लगे हुए थे। मैं उस वक्त अपने बदन की पूरी कव्वत से दौड़ रहा था। फुर्तीले और हल्के फुल्के बदन की वजह से मुझे इसमें काफ़ी मदद मिल रही थी। आन की आन में मैं बहुत दूर निकल आया। थोड़े ही फासले पर एक गंदा नाला नजर आया जो रास्ता रोकता था और उसकी चौड़ाई भी 4 या 5 फुट से कम नहीं थी। थोड़ा सा पीछे हटकर मैंने स्टार्ट लिया और फिर एक छलांग लगाकर मैंने उस गंदे नाले को भी पार कर लिया। सामने ही खेत फैले हुए थे, कद आदम खेत। दूसरे लम्हे मैं उनमें घुस गया। बहुत दूर, बहुत काफी दूर मैंने उन चारों के साए देखे जो मेरे पीछे दौड़ते चले आ रहे थे। अब मुझे पूरी कव्वत से दौड़कर उनसे पीछा छुड़ाना था। चुनाचा मैं दौड़ता रहा। खेतों के दरमियान कोई पिगडंडी वगैरह नहीं बनी हुई थी। मैं उन्हीं में रोता हुआ आगे बढ़ रहा था। झाड़ियां हिल रही थीं। थोड़ी देर के बाद मैंने अपने अकब में झाड़ियां हिलती महसूस की। वो लोग भी मेरे पास आ रहे थे। मैं दौड़ता रहा यहाँ तक कि खेतों का सिलसिला खत्म हो गया। सामने अब एक मैदान नजर आ रहा था। मैदान के दूसरे सिरे पर छोटे छोटे कच्चे पक्के मकानात बने हुए थे। अगर मैं उन मकानात तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊं तो शायद बच सकूं, मैंने दिल में सोचा और तेजी से मैदान अबूर करने लगा। चारों दौड़ते हुए आदमी भी अपनी जिंदगी की इंतहाई तेज रफ्तारी से काम लेते हुए दौड़ रहे थे। उन्हें शायद अपनी जिंदगी का भी खतरा था। चुनाच अब वो भी खेत अबूर करके मैदान के सिरे पर आ गए और दूर से उन्होंने मुझे देख भी लिया था। मैं दौड़ता हुआ मकानात के करीब आ गया। मेरा सांस बुरी तरह फूलने लगा। बदन थक गया था, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए यह जरूरी था कि मैं दौड़ता रहूं। कच्चे पक्के मकानों के दरमियान, गलियों में, सड़कों पर, बाजारों में अभी तक यहाँ ज्यादा रौनक नहीं हुई थी। बस इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि मकानों के सिलसिले को अबूर करके मैं रेलवे लाइन के पास पहुंच गया। मेरी मतहश निगाहें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। थोड़े फासले पर ही स्टेशन था। मालगाड़ी के चंद डब्बे सामने ही मौजूद थे। अगर मैं उनमें से किसी डब्बे में घुस जाऊं तो उन लोगों की निगाहों से उज्जल हो सकता हूं, मैंने सोचा और फिर इस ख्याल को अमली जमा पहनाने के लिए दौड़ पड़ा। मैंने एक डब्बे की खुली हुई खिड़की से छलांग लगा दी। मालगाड़ी इस डब्बे में भूसे की बोरियां चुनी हुई थी। दूसरी तरफ की खिड़की झुकी हुई थी। वक्ती तौर पर यह जगह मुझे बेहतर महसूस हुई और मैं वहां रुककर सांस बेहाल करने लगा। फिर जब दूर से मैंने उन लोगों को देखा, वह बदस्तूर दौड़ते हुए उसी तरफ आ रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तैयार हो गया। अगर उन्हें अंदाजा हो गया कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ तो फिर मैं उस दूसरी खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करूंगा। मैंने फैसला कर लिया। ठाकर शिकारी कुत्ते की तरह चौकन्नी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। अगर ये लोग मुझे पा लेंगे तो किसी सूरत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे इस बात का यकीन था। कमबख्त जंगली कुत्तों की तरह दौड़ते चले आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद उस जगह पहुंच गए। अब वो मेरे इतने करीब थे कि मैं उनकी आवाजें भी सुन सकता था। कहाँ मर गया कमबख्त, ये आवाज अर्जुन की थी।
पापी छल्लावा है वो छल्लावा नहीं, तुम गधे हो। अर्जुन धाड़ा, हमारा क्या दोष है ठाकुर? वो तो मैं तुम्हें बाद में ही बताऊंगा। किसका दोष था, पहले उसे तलाश करो। स्टेशन पर ना चला गया हो ठाकुर? आओ, अर्जुन ने कहा और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था। वो लोग थोड़ी देर के बाद निगाहों से उज्जल हो गए, लेकिन मैंने यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं की थी। मैं उसी जगह छुपा वक्त गुजारता रहा। अर्जुन और उसके साथी मुझे नजर नहीं आए थे, यहाँ तक कि रात हो गई। भूख लग रही थी, प्यास शिद्दत से महसूस हो रही थी, लेकिन यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वक्त गुजरता रहा और जब आधी रात हो गई तो मैं अपनी जगह से निकल आया। भूख और प्यास ने मुझे नढाल कर दिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बहुत देर तक सोचता रहा। स्टेशन भी अब सुनसान था। इक्का दुक्का मुसाफिर अपने सामान के साथ प्लेटफार्म पर दराज थे। मैं उसी तरफ चल पड़ा। अब मेरे लिए सबसे बड़ा मसला पेट की आग बुझाने का था और उसके लिए मैंने प्लेटफार्म पर पहुंचकर एक फैसला कर लिया। प्लेटफार्म पर चाय की एक दुकान थी जो अभी तक खुली हुई थी। सामने काउंटर पर मर्तबानों में बिस्कुट वगैरह रखे हुए थे। अलीगढ़ के मिस्ट्री बिस्कुट देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। ये बिस्कुट मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे। हिम्मत किए बगैर चाराकार नहीं था, जेब में एक पाई भी नहीं थी और भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर पेट ना भरता तो शायद चलने फिरने से भी माजूर हो जाता। चुनाचा हिम्मत करके दुकान के सामने पहुंच गया। दुकानदार ने मुझे देखा और मैंने बड़े इत्मीनान से चाय तलब की। चीनी की प्याली में चाय पेश कर दी गई और मैंने चंद बिस्कुट निकलवाए और एक तरफ कोने में खड़ा होकर बिस्कुट चाय में भिगो भिगो कर खाने लगा। उस वक्त ये खुराक दुनिया की बेहतरीन नेमत महसूस हो रही थी और मैं सोच रहा था कि शायद इससे उम्दा खाना मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। मैंने दुकानदार से कुछ और बिस्कुट तलब किए और एक और प्याली चाय मुसीबत तो आनी ही थी, तो फिर पीट कर क्यों ना पेट भर लिया जाए। खा पी कर मैंने शुक्र सिकम शेर हो गया और उसके बाद मैंने शुक्रिया अदा करके चाय की प्याली दुकानदार को वापस कर दी। 14 आने, दुकानदार ने मेरी तरफ रुख करके कहा और मैं उसे देखने लगा। देख क्या रहे हो भाई, 14 आने दो। तुम्हें यह सुनकर शायद गुस्सा आए कि मेरी जेब में 14 आने तो क्या 14 पैसे भी नहीं है क्या? दुकानदार का मुंह हैरत से फैल गया। हाँ, 14 पैसे भी नहीं है मेरे पास। क्या बकवास कर रहा है? अगर पैसे नहीं थे तो फिर खाया क्यों था? इसलिए कि भूख लग रही थी। क्यों परेशान कर रहा है भाई? मैं लड़ाई भड़ाई वाला आदमी नहीं हूँ। पैसे दे दे, मैं भी गरीब आदमी हूँ, नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकाल पैसे निकाल। दुकानदार काउंटर के पीछे से निकल आया। मेरी तलाशी ले लो, जो कुछ हाथ आए वो तुम्हारा, मैंने जवाब दिया और दुकानदार परेशान नजरों से मुझे देखने लगा। इस दौरान एक दो आदमी और वहां पहुंच गए जो शायद दुकानदार के शनासा थे। क्या बात है देखो, किसी ने पूछा। ये लड़का परेशान कर रहा है मुझे, ये बदमाश मालूम होता है। ये बदमाश है, 4 फुट का। क्या मामला है? एक गुंडे किस्म के आदमी ने मेरी तरफ रुख करके कहा। पैसे नहीं है दोस्त मेरे पास और मैंने इससे 14 आने का सामान खाया है। क्यों, बाबा जान की दुकान समझी थी क्या? उस गुंडे किस्म के आदमी ने कहा। देखो, बदतमीजी मत करो, मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन बाप दादा का पहुंचने की कोशिश मत करो, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। अबे, एक तो पैसे नहीं दिए, ऊपर से बकवास करता है, निकाल पैसे। उसने आगे बढ़कर मेरा गिरे पान पकड़ लिया, लेकिन मैंने उसे इतनी मोहलत ही नहीं दी। मैंने उल्टा हाथ घुमाया और मेरा हाथ कुछ ऐसा जानदार था कि वो शख्स कई कदम पीछे हट गया। वो हैरत से मुझे देख रहा था। उसके बाद उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई, लेकिन दुकानदार मरने मारने पर तैयार हो गया था। वो जल्दी से काउंटर के पीछे गया और लकड़ी का एक डंडा निकाल लाया। जान से मार दूंगा साले, पैसे निकाल, उसने कहा। तो फिर मार दो, आ जाओ, मैंने जवाब दिया। लेकिन उस वक्त दुकान के अकबी हिस्से में एक सतून से टिके हुए एक शख्स ने अपनी जगह से उठकर हमारे दरमियान मदाखलत की। अरे अरे, क्या दंगा हो रहा है भाई? क्या बात है, क्या हो गया? इसने हमारे बीच में आते हुए पूछा। साधु आदमी था, सफेद रंग का एक लिबास पहने हुए, गले में कोई मोटी मोटी मनकों की मालाएं पड़ी हुई थी। चेहरे से जवान नजर आता था, लेकिन दाढ़ी बहुत लंबी थी। बाल भी बिखरे हुए थे और आंखें गहरी सुर्ख थीं। अजीबो गरीब सी कैफियत थी उसके चेहरे पर, बड़ा ही पहुंचा हुआ मालूम होता था। बाबा जी, ये लड़का है, 14 आने का सामान खा गया और पैसे नहीं दे रहा।
क्यों बालक, क्या बात है, पैसे क्यों नहीं दे दिए? उसने नरम लहजे में मुझसे कहा, मैं इससे कह चुका हूं कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर हो तो ले लो। ओहो, मगर पैसे नहीं थे तुम्हारे पास तो फिर तुमने इससे सामान क्यों खाया? इसलिए कि शदीद भूख लगी थी। अगर पेट की आग ना बुझती तो कहीं गिर पड़ता, बेहोश हो जाता या मर जाता, मैंने जवाब दिया। ओहो, अच्छा, चलो भाई लड़ो मत, ये 1 रुपया तुम लो, तुम 14 आने अपने रख लो और 2 आने मुझे वापस कर दो, साधु ने कहा और 1 रुपए का नोट अपनी जेब से निकालकर दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने जल्दी से नोट लपक लिया। बेचारों को 14 आने का घाटा हो रहा था, जैसे वो वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने लापरवाही से शाने हिलाए। साधु ने अगर मेरे ऊपर एहसान किया था तो ये उसका अपना फेल था। मैं तो बहरतौर एक से लड़ने मरने पर आमादा था, क्योंकि मेरे पास कोई चाराकार नहीं था। साधु ने दिलचस्प निगाहों से मुझे देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, आओ इधर आओ बेटा, इधर आओ मेरे पास आकर बैठो। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ से आ रहे हो? उस बस्ती के रहने वाले हो या कहीं और के? मुझे तो इस बस्ती का नाम भी नहीं मालूम बाबा। अरे क्या मतलब, तुम्हारा कहीं और से आए हो? हाँ, कहीं और से आया हूँ। कहाँ से आए हो? बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। कहाँ जाओगे? तुम्हारे साथ कोई और नहीं है? हाँ, कोई नहीं है। अगर और कोई होता तो पैसे देने की कोशिश ना करता, मैंने जवाब दिया। भाई बड़े तेज हो तुम, देखकर तुम्हें मुझे बड़ी दिलचस्पी का एहसास हो रहा है। बैठ तो जा, खड़े क्यों हो? कुछ और खाओगे? साधु ने सवाल किया। मैंने एक निगाह इधर उधर डाली, फिर साधु के पास बैठ गया। मेरे दिमाग की अजीबो गरीब कैफियत थी। कोई बात समझ में नहीं आती थी कि क्या करूं, कहां जाऊं, कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब तो अपने शहर वापस जाता तो जानता था कि अर्जुन के आदमी चप्पे चप्पे पर मुझे तलाश कर रहे होंगे और वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल कोई हमायती भी नहीं था जिसका सहारा लेकर अर्जुन से मुकाबला कर सकता। इसलिए मुझे वाकई नईमुल्ला साहब की हदायत के मुताबिक समझदारी से काम लेना होगा और वक्त का इंतजार करना होगा। चुनाचा साधु की मैयत को मैंने गनीमत जाना और उसके पास बैठ गया। साधु दिलचस्प निगाहों से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में बड़ी गहराई थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे दिमाग में झांक रहा हो। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बच्चे, बताया नहीं तुमने अपने बारे में, क्या नाम है तुम्हारा? कोई भी नाम समझ लो, मेरा कोई नाम नहीं है, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम नहीं रखा? हाँ, नहीं रखा, मैंने जवाब दिया। दरअसल मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता था। तअज्जुब की बात है, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहते तो ना बताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार लो, मुझे नामों की कभी परवाह नहीं रही। जिसका जो दिल चाहा उसने मुझे इस नाम से पुकारा। लेकिन तुम्हारा कोई घर तो होगा, कहाँ पैदा हुए थे तुम? उस जमीन पर जो बहुत वसी है। मैंने कभी इसका अंदाजा नहीं लगाया कि मैं कहाँ पैदा हुआ था। माता पिता को नहीं देखा तुमने? नहीं, मैंने सफाई से झूठ बोला। ओहो, नाथ मालूम होते हो। चलो छोड़ो, नामों का वाकई कोई मसरफ नहीं रहा, तुम्हें किसी भी नाम से पुकार लिया करूंगा। मगर बेटा, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? बस ऐसे ही सफर करता हुआ इस तरफ आ निकला हूँ। तुम्हारा सरपरस्त कोई नहीं? कहा ना, कोई नहीं है। अगर होता तो मेरी भूखो प्यास का ख्याल रखता। मैं बताऊं तुम कौन हो? साधु ने कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुम घर से भाग आए हो अपने माता पिता से नाराज होकर। वह वाहियात ये तो अच्छी नहीं है, मगर ऐसी ही कोई बात होगी जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ताहम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा नाम जोगिंदर पाल है, तुम मुझे जोगी कह सकते हो। ठीक है, तुम भी मुझे जो दिल चाहे कह लो। अगर शंकर कहूं तुम्हें तो कोई एतराज तो नहीं होगा? जोगी ने कहा और मैंने कहा ना, मुझे किसी भी बात पर कोई एतराज नहीं होगा। मैंने दिल ही दिल में हंसते हुए कहा, शंकर तू हिंदू नाम था जबकि मैं मुसलमान था, लेकिन क्या जरूरत है इस जोगी को बताने की कि मैं मुसलमान हूँ? मुमकिन है ये जानने के बाद कि मैं मुसलमान हूँ उसकी हमदर्दियां मेरे साथ खत्म हो जाएं। चुनाचा अपना नाम शंकर कबूल कर लिया। हाँ बेटा शंकर, तुम कहाँ थे कि तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि ये कौन सी जगह है? मुझे नहीं मालूम। फिर यहाँ कैसे आ गए? रेल से उतर आया था, मैंने जवाब दिया। ओहो, बगैर टिकट के सफर कर रहे थे? हाँ, मैं आहिस्ता से बोला। अब कहाँ जाओगे ये भी नहीं मालूम हूँ। जोगी ने गहरी निगाहों से मुझे देखने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली थी। खाने से तबीयत पर कुछ गनूदगी सी तारी हो गई थी। वैसे रात काफी गुजर चुकी थी और नींद का वक्त था। भूख की वजह से बस नींद आ रही थी, लेकिन अब नींद आ गई। तब जोगी ने मुझसे पूछा, नींद आ रही है? हाँ, तो फिर सो जाओ आराम से।
आराम से, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ, आराम से। ये धरती इंसान के लिए सबसे बड़ा बिस्तर है। यहाँ तुम्हें जो सुकून मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिल सकता। अपने आप को इन आम चीजों का आदी बना लो। माँ बाप से लड़ झगड़ कर भाग आए हो और उनके पास वापस नहीं जाना चाहते, तो फिर तुम्हें इस दुनिया में रहकर हिम्मत से इस दुनिया का मुकाबला करना होगा। कहाँ से हिम्मत करूं, किसके हमारे मुकाबला करूं? मेरे सहारे, योगी ने जवाब दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूं। तुम? हाँ, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगा। किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारा खाना पीना, उठना बैठना अब मेरी निगरानी में होगा। बोलो, तैयार हो इसके लिए? ठीक है, लेकिन तुम यहाँ से कब जाओगे? रेल आएगी सुबह 4:30 बजे, उससे हम दिल्ली चलेंगे। ये कौन सी जगह है? शाहदरा है उसका नाम। दिल्ली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जोगी ने जवाब दिया और मैं गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने अपनी गुडड़ी का थैला बनाकर मेरे सरहाने रख दिया और कहा, इस पर सर रखकर आराम से लेट जाओ, आराम से सो जाओ, ज्यादा देर बाकी नहीं रहेगी। रेलगाड़ी आएगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। मैंने जोगी की बात मान ली और आंखें बंद कर उस पर सर रखकर लेट गया। दिल में यह खौफ अब भी था कि कहीं अर्जुन सिंह अपने साथियों के साथ यहाँ ना पहुंच जाए। उसके साथ बहुत से लोग थे। ये बेचारा जोगी उसका मुकाबला भी नहीं कर सकेगा। इसी वहशत के आलम में देर तक जागता रहा, नींद नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि वक्त आ गया जब ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी। जोगी ने जल्दी से मुझे झंझोड़ कर जगा दिया था। मैं हड़बड़ाकर उठ गया। कुछ गनूदगी की सी कैफियत तारी हो गई थी इस दौरान। बेटा चलो, रेल आ गई है, हम रेल में चल रहे हैं। वहां मेरी एक छोटी सी कुटिया है, उसमें चलकर आराम करना, उसने कहा और मैं खड़ा हो गया। जोगी का साथ इस वक्त मुझे बहुत गनीमत मालूम हुआ था। कम अज कम कोई ऐसा सहारा तो मिल गया जिसके जरिए जिंदगी गुजारने का मुझे थोड़ा बहुत मौका मिल सकता था। दिल्ली तक का सफर ज्यादा तवील नहीं था। उस वक्त सुबह की रोशनी फूट रही थी जब हम दिल्ली में दाखिल हुए। दर हकीकत ये दिल्ली था, ऊंची नीची इमारतों का शहर, हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत। जोगिंदर पाल ने मुझसे किसी झोंपड़ी की बात की थी, लेकिन जिस झोंपड़ी में वह दाखिल हुआ वो झोंपड़ा देखने के काबिल था। झोंपड़ा क्या था? जदीद तर्ज का एक खूबसूरत मकान। दरवाजे से दाखिल होकर जोगिंदर पाल कमरे के सदर दरवाजे तक पहुंच गया। फिर उसने जेब से चाबी निकालकर ताला खोला। मैं इस दौरान इधर उधर देख रहा था। जोगिंदर पाल ताला खोलकर मेरी तरफ मुड़ा और फिर कहने लगा, आओ अंदर आ जाओ, झिझकने की जरूरत नहीं, यही मेरा झोंपड़ा है। ये झोंपड़ा है? मैंने सवाल किया और जोगिंदर पाल बेइख्तियार मुस्कुरा पड़ा। अंदर दाखिल हुए तो एक बड़ा सा साफ सुथरा हाल नुमा कमरा नजर आया जिसमें आला दर्जे का फर्नीचर सजा हुआ था। कुछ और भी कमरे थे। जोगिंदर पाल मुझे एक कमरे में ले गया और एक मसहरी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम सोए नहीं थे, जाग रहे थे, करवटें बदल रहे थे, पता नहीं क्या कुछ तुम्हारे दिमाग में दौड़ रहा था। मेरी नसीहत है कि सब कुछ भूल कर यहाँ लेटो और आराम से सो जाओ। हाँ सुनो, अगर भूख लग रही हो तो मैं खाने पीने का बंदोबस्त कर दूं। नहीं जोगी बाबा, मुझे भूख नहीं लग रही। अगर तुम सोने की इजाजत दो तो मैं सोना चाहता हूँ। सो जाओ, आराम से सो जाओ। दिमाग को अगर जमीलों में फंसा रखा तो कभी नींद नहीं आएगी। अपने आप को तमाम जमीलों से आजाद कर दो, सुकून की नींद आ जाएगी। ये तुम्हारे लिए जरूरी है, उसने कहा और बाहर निकल गया। मैं आराम से मसहरी पर जाकर लेट गया। मैंने जोगी बाबा की हदायत पर अमल किया। जहन को आजाद छोड़ा तो नींद आ गई। फिर आंख खुली, काफी देर तक सोता रहा था। सोने से थकन वो हो गई थी, तबीयत भी हशाश बशाश थी, अलबत्ता भूख लग रही थी। उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर जोगी बाबा बैठा कुछ और कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए उसने गर्दन हिलाई। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाता हूँ, उसने कहा और थोड़ी देर के बाद हम दोनों बैठे खाना खा रहे थे। आपने भी खाना नहीं खाया होगा जोगी बाबा? मेहमान के बिना कैसे खा सकता था? क्या बज गया है? 2:30 बजा है दोपहर का। तब तो मैं बहुत देर तक सोया। सोना ही था तुम्हें, सारी रात के जागे हुए थे। और ये नहीं, तुम्हारी राम कहानी क्या है? कभी मन चाहे तो बता देना, वरना इस किस्म के लोगों में से नहीं हूँ कि किसी का माजी करीता फिरूं। हाल और मुस्तकबल की बातें तो मुझ पर छोड़ दो। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। करो जोगी बाबा, करो। भोजन कर लो, आराम से भोजन कर लो। किसी और चीज की जरूरत हो तो बताओ। नहीं बाबा, मैंने खूब शिकम शेर होकर खाना खाया और फिर 2 कारें लेकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जोगी मुझे लेकर उसी दम रूम में आ गया था जिसमें सोफे पड़े हुए थे। उसने बैठने का इशारा किया और बोला, मैं तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ।
शहर बहुत बड़ा है, यहाँ सिले सिलाई कपड़े भी मिल जाते हैं। फौरन मेरे लिए कुछ कपड़े मंगवा देता हूँ। इसके बाद आराम से यहाँ बैठकर मिली की सैर करो। बड़ी बड़ी सैर गाहें हैं यहाँ पर। जोगी बाबा, आप अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? मैंने पूछा। पूछो बेटा पूछो, तुम मेरे बारे में क्या पूछना चाहते हो? जोगिंदर पाल ने कहा। जोगी बाबा, साधु और संतों के बारे में तो मैंने ये कहा कि वो पहाड़ों की गुफाओं में रहते हैं, दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन तुम्हारा ये घर तो बहुत उम्दा है। जब मैंने देखा था तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम कितने अच्छे मन घर में रहते होगे। जोगी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, मैं तुमसे कह चुका हूं बेटा कि दुनिया दो रंगी है। यहाँ अगर अपनी जगह बनानी है तो चालाकी से काम लेना होता है। मैंने अभी अपनी जिंदगी का आगाज किया है और ये मजे की बात है कि तुम मिल गए मुझे, लेकिन शर्त ये है कि तुम मुझे धोखा ना दो कभी। कैसा धोखा? मुझे छोड़कर मत जाना, मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ। ठीक है बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। वादा करते हो शंकर? उसने कहा। हाँ बाबा, और ये भी वादा करते हो कि मुझ पर विश्वास करोगे? हाँ बाबा, मैं तुम पर एतबार करूंगा। तो फिर तुम ये समझ लो, मैंने जो कुछ भी किया है, कोई भी मामला है, तुम्हारा जोगिंदर पाल तुम्हारा साथ देने का वादा कर चुका है। इसलिए अपना ये वचन सारी जिंदगी निभाएगा, लेकिन शर्त यही है कि मुझसे कभी दगा ना करना। बाबा, मैं वादा करता हूँ आपसे कभी दगा नहीं करूंगा। तो मैं भी वादा करता हूँ कि तुम्हें शहजादा बनाकर इस संसार में रखूंगा। इतना कुछ कर दूंगा तुम्हारे लिए कि जीवन भर किसी और चीज की चिंता तुम्हें नहीं होगी। अगर ये बात है बाबा तो समझ लो, आज से तुम्हारा साथ पक्का। मगर मुझे तुम पर एतबार नहीं करते बेटा, उसने कहा। क्यों? अभी तक तुमने अपने बारे में मुझे सच्ची बात नहीं बताई। जोगी ने कहा। सच्ची बात जानकर क्या करोगे बाबा? मुझे डर है कि कहीं तुम भी मेरे खिलाफ ना हो जाओ। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ, तुम अगर मेरे जानी दुश्मन भी निकले तो मैं तुमसे कोई अर्ज नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें परेशान करूंगा। बाबा ने जवाब दिया। तो फिर सुनो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक नवाब का बेटा हूँ। शक्ल से ही लगते हो। क्या नाम था उन नवाब साहब का? जोगी ने सवाल किया। नवाब अकबर अली। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मानिकपुर के। ठीक है, आगे कहो। और मैंने जोगी बाबा को अपनी सारी कहानी सुनाई। वो बड़े अमल और खामोशी से सारी कहानी सुन रहे थे और उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। जब मैं खामोश हो गया तो वो आहिस्ता से बोले, तूने मुझ पर विश्वास किया है ना, मैं तेरे इस विश्वास को धोखा ना दूंगा असगर। और सुन, मैं तुझसे कह चुका हूँ कि दुनिया दो रंगी है। अगर तूने ये दो रंग ना देखे तो कभी सुख ना पा सकेगा। तेरा नाम असगर है, मैं तुझे कभी तेरे दीन और धर्म के किसी मामले में नहीं रोकूंगा, लेकिन तेरा नाम शंकर भी है। अब तू शंकर बन जा। इस तरह तू दुनिया की नजरों से महफूज भी रह सकेगा और शंकर बनकर वो अस्तहान भी हासिल कर लेगा जो मैं तेरे लिए मुंतखब कर चुका हूँ। ठीक है बाबा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। तो बस आज से मैं तुझे शंकर कहकर ही पुकारूंगा, जोगी बाबा ने कहा। ठीक है बाबा, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। जोगी बाबा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजब से तासरात उभर आए। वो शायद माजी की धुंधलकों में खो गया था। मैं सवालिया निगाहों से उसे देखता रहा। फिर कुछ देर बाद वो बोला, मेरे दादा जिला हाथरस के एक इलाके मानकपुर के रईस थे। बहुत से बहन भाई थे मेरे, ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करते थे। लेकिन फिर हमारी तकदीर मौत के भयानक साए मंडलाने लगे। तुम्हारे दादा का क्या काम था? जोगी बाबा ने पूछा। नवाब अकबर अली। गोया तुम मुसलमान हो? हाँ जोगी बाबा। क्या नाम है तुम्हारा? असगर अली। माफ करना बेटे, मैंने तुम्हारा नाम हिंदू रख दिया था, तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। नहीं बाबा, नामों से क्या होता है, मजहब तो दिल में होता है। मैंने उनसे कोई बात नहीं छुपाई और अर्जुन सिंह के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे खामोश होने के बाद देर तक जोगी बाबा खामोश रहा। फिर बोले, भगवान की सौगंध असगर बेटे, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मुझे अब कोई अफसोस नहीं है जोगी बाबा। क्या मतलब? मुझे जितना रोना था रो चुका हूँ। अब मेरी आंखों में वजूद में सिर्फ आग है, बदले की आग। एक बात कहूँ असगर जी, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो मुझ अजनबी को अपने दुख में अपने ख्यालात में का शरीके कार समझ लो। ये आपकी मेहरबानी है जोगी बाबा। इसके बाद मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी हदायत पर अमल करके, अब उम्र बहुत कम है, हालात ने वक्त कुछ समय
जो उनको कर दिया है तजर्बा कुछ नहीं है असगर। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे तजर्बे से जरा और मेरी हदायत पर अमल करो। आप क्या कहना चाहते हैं जोगी बाबा? मैं तुम्हें बदला लेने से नहीं रोकूंगा, लेकिन उसके तवील इंतजार उसके लिए तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें फौलाद बनाऊंगा, तुम्हें इस दुनिया से वाकिफ करा दूंगा, फिर कोई तुम्हें जहर ना कर सके। मैं वादा करता हूं बाबा, ऐसा ही करूंगा। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मेरी एक बात बड़े गौर से सुन लो। क्या बाबा? आज से तुम असगर नहीं शंकर हो। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। बस मैंने यहाँ अबतरी कर दी है कि मैं जो कुछ करूं कहूं उसे समझो वो तुम्हारे भले के लिए है। मैं तुझे अपना इल्म देना चाहता हूं। कौन सा इल्म? ज्योतिष, सितारों का हिसाब, बड़ी बड़ी बातें मालूम हो जाती हैं इससे। बड़े बुरे लोगों ने मैंने इससे सिलसिले में सबक लिया है और मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अपना काम अंजाम दे सकूं। मैं तेरे सितारे देखूंगा किसी समय, जोगी बाबा ने कहा और मैं दिलचस्पी से उनकी शक्ल देखने लगा। बाबा, सितारे क्या मादी का हाल बता देते हैं, मुस्तकबल का हाल भी बता देते हैं। हाँ, अगर उन पर अबूर हासिल हो जाए तो तुम इंसान के बारे में इतना कुछ मालूम कर सकते हो कि वो हैरान रह जाए, और यही हैरानी हमारे लिए फायदेमंद होगी। मेरे पास कुछ नहीं था, क्या तुम यकीन करोगे इस बात पर कि एक हिंदू सेठ ने मेरे इल्म से खुश होकर मुझे ये मकान बख्श दिया, और अब मैं उस मकान में रहता हूँ। मैं इस वक्त भी एक काम से गया हुआ था, वहां से वापस आ रहा था कि शाहद पर उतर गया। शाहदरा में भी मुझे कुछ काम था, फिर मैं रेल का इंतजार कर रहा था कि तुम मिल गए। मैं तुम्हारा इल्म जरूर देखूंगा बाबा। इल्म ही नहीं सीखेगा बेटा, बल्कि मैं जो कुछ खो चुका हूं वो भी तो हासिल करेगा। मसलन मैंने सवाल किया, जवानी की वो दिलचस्पियां जो इंसान की जिंदगी का सबसे सुनहरा ख्वाब होता है, मैं तेरे रूप में अपने आप को तलाश करूंगा। जो कुछ मैं कहूं उसी तरह करते रहना, इससे मुंह ना फेरना कभी। अगर कोई बात दिल को ना लगे तो मुझे बता देना, मैं तुझको मजबूर नहीं करूंगा। ठीक है बाबा, मेरे और तुम्हारे दरमियान ये मुआदा तय पा गया। बस तो तू यूं समझ ले कि आज से तू मेरा चेला है। हम दुनिया की निगाहों में साधु बने रहेंगे, लेकिन हमारा एक रूप ऐसा भी होगा जिसे देखकर दूसरे ये सोच भी नहीं सकते कि हम कौन हैं। साधु बाबा ने जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने अपने कानों के करीब कोई चीज तलाश की और अपनी दाढ़ी चेहरे से अलहदा कर दी। मैं हैरान रह गया था। साधु बाबा ने मूंछें भी उतार दी और मेरी आंखें हैरत से फैली की फैली रह गईं। वो तो एक अच्छे खासे खूबसूरत आदमी थे जो थोड़ी देर पहले साधु के रूप में थे। बालों की एक विग सर से उतारने के बाद वो तो बिल्कुल ही जदीद किस्म का नौजवान सा आदमी बन गया था। वो उम्र अच्छी खासी थी, लेकिन चेहरे पर बशाशत और जिंदगी की सुर्खी थी। मैं हैरत से उसे देखता रह गया। वो उम्र अच्छी खासी थी, लेकिन चेहरे पर बशाशत और जिंदगी की सुर्खी थी। मैंने कहा था ना कि दुनिया दो रंगी है। उसने कहा। अब तो इसका लहजा भी बदला हुआ था। हाँ जोगी बाबा नहीं, अब तुम मुझे प्रिंस जोगिंदर कह सकते हो। प्रिंस जोगिंदर? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ प्रिंस जोगिंदर। ठहरो, मैं तुम्हें अपना दूसरा रूप दिखाता हूँ। वो अपनी जगह से उठा और कहीं चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वो एक कमरे से बरामद हुआ तो उसके बदन पर बेहतरीन किस्म का लिबास था जो इंतहाई जदीद लोगों का होता है। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि थोड़ी देर पहले का ये जोगी अब इस तरह किसी के सामने आ खड़ा होगा। मैं ताज्जुब से उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, डियर शंकर, दुनिया को मेरी ही आंखों से देखो, हमेशा ऐशो आराम से रहोगे। अगर ये बात है जोगी बाबा नहीं, मैं तुमसे कह चुका हूँ प्रिंस जोगिंदर। हाँ, अगर ये बात है प्रिंस, तो फिर आप यूं समझ लीजिए कि मैं आपका बेदाम गुलाम। मैंने कहा और उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। हम दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफा किया था। फिर उसने कहा, तुम्हारा लिबास काफी बसीदा है और खराब है शंकर, मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दो, तुम्हारे लिए लिबास का ले आऊं। शाम को हम तुम्हें सैर कराने के लिए ले चलेंगे। मैंने मामूनियत से गर्दन झुका दी। इतना बड़ा सहारा मिल जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, और फिर मुझे उस साधु का ये रूप भी पसंद आया था। बड़ा दिलचस्प, बड़ा ही अनोखा आदमी था। चुनाचा मैं मुसर्रत से गर्दन हिलाने लगा। वो चला गया। आराम से उसके घर में घूमने फिरने लगा। पूरे घर का जायजा लिया मैंने। अच्छा खासा साहू सामान था। मेरे दिल में किसी किस्म का फरेब या लालच नहीं आया। मैं उसमें सहारे को छोड़ना नहीं चाहता था। तकरीबन 2 घंटे बाद प्रिंस जोगिंदर या जोगी बाबा वापस आ गए। उनके पास चंद जोड़े कपड़े थे। जब मैं लिबास पहनकर बाहर आया
तो मुझे देखकर मुसर्रत से खिल उठा। तुम्हारी शख्सियत वाकई किसी नवाबजादे की मालूम होती है, और तुम यकीन करो शंकर, इस शख्सियत से तुम फायदा उठा सकते हो जितना मैं नहीं उठा सकते। वैसे तुम्हारी उम्र क्या होगी मुझे अंदाजा नहीं है, जो कुछ भी है तुम्हारी उम्र है, तुम बेमिसाल शख्सियत के मालिक हो, और मिलकर हम दोनों तहलका मचा देंगे। लेकिन करना क्या होगा प्रिंस जोगिंदर, मैंने सवाल किया। फिलहाल तो सिर्फ ऐशो इशरत, आवारागर्दी और आराम, इसने हंसते हुए कहा, और फिर बोला, लेकिन सुनो, कहीं भी किसी मसले में झंझकने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बेधड़क जीना सीखो, यही इंसान के लिए कार आमद चीजें होती हैं। मैं तुम्हारे हर बात पर अमल करूंगा जोगिंदर, मैंने कह दिया, और प्रिंस जोगिंदर ने गर्दन हिला दी। फिर उसने वो कहा, कपड़े उतार कर हाथ मुंह धो, बल्कि नहा लो। नहाने के बाद अच्छी तरह चेहरा साफ करो और फिर लिबास पहन लो। शाम हो चुकी है, मैं तुम्हें दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर कराऊंगा। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपने फन से रोशनास करा दूं, जो मैंने बड़ी मेहनत से सीखा है। इस दौरान हम सैर व तफरी भी करते रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत से इंतजामात करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ ही तुम सितारा शनासी भी सीख लो। मैं खुशी से तैयार हूं, मैंने जवाब दिया, और उस रात से प्रिंस जोगिंदर मुझे सितारों के बारे में बताने लगा। आसमान में बिखरे हुए लातादाद सितारों का एक हिसाब, उनके गिने ना जाने वाले जमाल के बारे में, और न जाने कैसी कैसी बातें हैं, उन तमाम बातों को जहन नशीन कर रहा था। बिलाशुबा मेरा जहन बहुत तेज था, क्योंकि प्रिंस जोगिंदर जो कुछ बता रहा था वो मेरे जहन के खानों में बैठता जा रहा था। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि वो जो कुछ मुझसे चाहता है उस पर मैं पूरा उतरूंगा, वरना फिर उसके साथ रहना बेकार है। यूं प्रिंस जोगिंदर भी मुझे सबक देता रहा, मुझसे सवालात पूछता रहा, और उसकी आंखों में मुसर्रतें नाचती रहीं। वो मुझे जायचा बनाना भी सिखा रहा था। न जाने क्या कुछ अलूम का सारा हिसाब किताब मेरे जहन में बैठता चला जा रहा था। और फिर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर जब प्रिंस जोगिंदर ने मुझे पहले इम्तिहान में डाला, तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि मैं अपने मामलात में बिल्कुल परफेक्ट हूं। उसने मसर्रत से मुझे अपने बाजुओं में भींच लिया। मैं दावे से कह सकता हूं, तू एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, इतना बड़ा कि लोग तसव्वुर भी ना कर सकें। लेकिन मेरे दोस्त, मुझसे इनहराफ मत करना। मुमकिन है तुझे मेरी कुछ बातें पसंद ना आए, मुमकिन है तू मुझे कोई बुरा इंसान समझे, लेकिन ये ना समझना, मैंने दुनिया को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से परखा है। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए इंसान को कैसे कैसे जतन करने पड़ते हैं। बेशुमार लोग वो होते हैं जो सुबह को मुंह अंधेरे अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर निकल आते हैं, और फिर सारा दिन जिंदगी और मौत से पंजा कश रहते हैं, और शाम को जब वापस जाते हैं तो उनके पास सिर्फ इतना होता है कि वे अपने बाल बच्चों के साथ बैठकर खा लें। दूसरे दिन अगर वो बीमार हो जाएं तो इस दिन उनके बच्चे फाका कशी का शिकार हो जाते हैं। तुम सड़कों पर दौड़ते हुए इंसानों को देखते हो जो अपने जैसे इंसानों को अपनी पुश्त पर लादे, पैरों में कपड़ों के गठरे बांधे जमीन पर भागते हैं। वो रक्षा चलाने वाले जो सुबह से शाम तक जानवरों की सी कारकर्दगी अंजाम देने के बाद सिर्फ इतने के पैसे कमा पाते हैं कि उन्हें 2 रोटियां मिल जाएं। शंकर, तुम उनमें शामिल ना होना। तुम अपनी जहानत से इतनी दौलत कमाना कि ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर सको, और उसके लिए जिंदगी के असूलों को पकड़ने के लिए कोशिश मत करना। जिंदगी बेअसूली का नाम है। जो लोग असूल परस्ती को जिंदगी समझते हैं वो बस अपने आप को धोखा देने की फिक्र में सरगर्दा रहते हैं। मैं प्रिंस जोगिंदर की ये तकरीर सुनता रहा, कुछ समझ में आई और कुछ समझ में ना आई, लेकिन बहरतौर मैंने ये फैसला कर लिया कि उसकी किसी बात से इनहराफ नहीं करूंगा। बुरे वक्त में एक ऐसा साथी मिला था जो बेहतर अंदाज में साथ दे सकता था। उसकी शख्सियत के बारे में मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि वो चालाक आदमी है। इस दौरान उसने जोगी का भेष एक बार भी नहीं बदला, और इस सिलसिले में मैंने इससे सवाल किया, ये बताओ प्रिंस जोगिंदर या जोगी बाबा, कि इस दौरान तुमने जो कुछ बनने की कोशिश क्यों नहीं की? ओ बेटे, मैं साधु भी बन जाता हूँ, मेरे असल में कई रूप हैं। मैं अभी तुम्हें अपने 2 शख्सियों से रोशनास करा सकता हूँ। बाद में तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस किस रूप में हूँ, और हम लोगों के पास भी जाएंगे और तो हमारी शख्सियत साधु किसी हो जाएगी। फिलहाल इसकी जरूरत पेश नहीं आई। ठीक है बाबा, जैसा आप मुनासिब समझें।
सितारों का इल्म जारी रहा। अब तो मुझे बहुत कुछ देखना आ गया था। किसी भी शख्स की पेशानी देखकर, उसकी बनावट देखकर मैं इस शख्स के बारे में पेशगोई कर सकता था। प्रिंस जोगिंदर पाल ने मुझसे इस सिलसिले में 2-3 बार इम्तहान भी लिए और मैं 100% पूरा उतरा था। वो पेशानी की बनावट की लकीरें और चाल के अंदाज से इंसान की शख्सियत के बारे में बहुत कुछ मालूम कर लेता था और मैं भी उसके इस फन को हासिल करता जा रहा था। वो मुझसे बेतहाशा खुश था। इस दौरान हमारा अपनी इमारत से निकलना बहुत कम रहा था। फिर एक दिन प्रिंस जोगिंदर ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास लोगों को बुलवाया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी रिहाइशगाह भी तब्दील कर दी जाए। ये जगह तुम्हारे शायाने शान नहीं है। क्या मतलब, ये जगह क्या बुरी है? बुरी तो नहीं, लेकिन इतनी शानदार भी नहीं है कि तुम यानी किन्नौर शंकर पाल यहाँ रह सकें। किन्नौर शंकर पाल के लिए तो महल होना चाहिए। अरे नहीं, मेरे लिए ये जगह ठीक है। समझा करो, लोग तुम्हारे बारे में अभी तक कुछ नहीं जानते, लेकिन जब जानेंगे तो फिर उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारी शख्सियत छोटी मोटी नहीं है। अगर आप बेहतर समझते हैं जोगी महाराज तो फिर ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम उन लोगों से भरपूर तावन करोगे जो हमारे पास आ रहे हैं। ये तावन क्या होगा महाराज? लोग जो कुछ तुम्हें सिखाएंगे तुम उसे बाआसानी सीख लेना। अब तो मुझे नामालूम क्या क्या सिखाने पर तुल गए हैं। मैं तुझे फौलाद बना दूंगा असगर अली। मैं तुझे वो कुछ बना देना चाहता हूँ कि जिसे कभी तस्खीर ना किया जा सके, जोगिंदर पाल ने कहा और मैं खामोश हो गया। मैं उन लोगों का इंतजार करने लगा। इस दौरान प्रिंस जोगिंदर पाल शायद मकान की तलाश में निकल खड़े हुए थे। काफी दिन गुजर गए। फिर एक दिन उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार मकान तलाश कर लिया है और अब उसकी तरमीम की जा रही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से इंतजार करता रहा। कुछ और वक्त गुजर गया। फिर एक दिन हम उस नए मकान में पहुंच गए। मकान क्या, पूरा महल था, राजमहल। ये बड़ा लान था जिसमें बहुत बड़े तालाब था। बड़ी खूबसूरत इमारत थी। बहुत से मुलाजिम यहाँ मौजूद थे जिन्होंने किन्नौर शंकर पार्क की हैसियत से मेरा इस्तकबाल किया। उस दिन मुझे लिबास भी बेहद आला किस्म का पहनाया गया। फिर मैं यहाँ जिंदगी गुजारने लगा। जोगिंदर पाल यहाँ भी मेरे साथ था। मैंने उनसे पूछा कि इस इमारत का क्या किया जो वहाँ मौजूद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो इमारत जो की तू रहेगी, कभी कभी उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप मेरे लिए इतनी रकम क्यों खर्च कर रहे हैं? भाई, रकम खर्च की जा रही है तो कमाई भी हो जाएगी। तुम इस सिलसिले में फिक्र क्यों करते हो? जोगिंदर पाल ने जवाब दिया। अभी यहाँ आए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि एक शाम जोगिंदर पाल ने अपनी गाड़ी ड्राइवर के हाथों कहीं भेज दी और जब वो गाड़ी वापस आई तो उसमें 2 आदमी बैठे हुए थे। ये दोनों अजीबोगरीब चेहरों के मालिक थे। मैंने ऐसे चेहरे इससे पहले कभी नहीं देखे थे। छोटी छोटी आंखें, फूली हुई नाक और फूले हुए गाल, सुरगए हुए और घमे लिबास में अजीब से पहने हुए थे। जोगिंदर पाल ने उनसे मेरा तारुफ कराते हुए कहा, मिस्टर योको हाय और ये शाओलन, इनका ताल्लुक जापान से है, लेकिन ये हमारी जुबान भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी भी बेहतर बोल लेते हैं। ये तुम्हारी तरबियत करेंगे किन्नौर शंकर। मुझे उम्मीद है कि तुम इनसे पूरा तारुफ करोगे। दोनों जापानी, जिनके कद छोटे छोटे से लेकिन बदन घुटे हुए और मजबूत थे, झुके और सीधे हो गए और उन्होंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाए और मैंने उनसे मुसाफा किया। नरम नरम हाथ थे, बिल्कुल पोले पोले कचौरी की तरह, लेकिन कुछ अजीब सी कैफियत थी उन हाथों में। उंगलियों के दोनों साइड के किनारे कुछ इस तरह खुरदरे थे जैसे वहां चाकू की तेज धारें लगी हों। मेरी समझ में ये लोग नहीं आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मेरी समझ में आता गया। उन लोगों ने मुझ पर पूरी तरह तसल्लुत कायम कर लिया था। वो मेरी इज्जत भी करते थे, लेकिन मेरे अतालिक भी थे। तब उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट के बारे में तफसीलात बताई। ये फन उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया था। मार्शल आर्ट के बारे में उन्होंने मुझे कदीम रवायतें सुनाते हुए कहा कि एक बहुत बड़े राजा ने, जो ही इंतजाम जालिम सफाक था, अपनी रियाया की बगावत को कुचलने के लिए उनके तमाम हथियार वगैरह छीन लिए और उन्हें निहत्ता कर दिया। उसके बाद उन्होंने रियाया पर वो मजालम किए कि रियाया कांप उठी। तब बुजुर्गों के एक गिरोह ने खाली हाथ से लड़ने का फन निकाला और उसकी मशक वहां मौजूद तमाम जवानों को कराई गई। ये खाली हाथ लड़ने का फन इतना जबरदस्त और जामे था कि उन्होंने इसके जरिए उस खतरनाक राजा को शिकस्त दी और उसके हथियार नाकारा कर दिए। इस फन के मुतल्लक मुतअद्दद तफसीलात योकोहा और अशालो ने मुझे बताई। उसने बताया कि हर वो चीज जो हाथ में आ सकती है हथियार बन सकती है, ख्वाह वो इस्तेमाल करने की कोई चीज हो
बालों को संवारने का कंघा हो या उंगली में पहनी हुई अंगूठी या कोई भी चीज हथियार बन सकती है। और इसी बुनियाद पर उन्होंने मुझे तरबियत देना शुरू कर दी। वाकई ताज्जुब खेज बात थी, वो दोनों मुझे इंसान ही नहीं मालूम होते थे। हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल को वो उसी तरह हथियार बना लेते थे कि सामने वाला उसकी जिद से किसी तौर ना बढ़ सके और वो बिल्कुल नाकारा हो जाए। ये तमाम तरबियतें उन्होंने मुझे भी देना शुरू कर दी और मैं बड़े शौक और लगन से ये तरबियत सीख रहा था। शाओलिन तालीम याफ्ता आदमी था, उसने मुझे अंग्रेजी जुबान सिखाना शुरू कर दी। इस दौरान प्रिंस जोगिंदर ने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था। वो खामोशी से रात को मेरे साथ खाना खाता और उसके बाद कहीं निकल जाता। अब ये दोनों अफराद मेरी तरबियत कर रहे थे और मैं जूडो, कराटे, जोस्लिंग, कंगफू और ऐसे ही दूसरे फनून में ताक होता जा रहा था। प्रिंस जोगिंदर मुझे रात के किसी हिस्से में सितारा शिनासी की मशक कराता था ताकि मैं किसी तौर उससे पीछे ना रहूं और मैं बहुत ही कामयाबी से अपना काम अंजाम दे रहा था। इसका तजर्बा एक दिन मैंने शाओलिन पर किया। शाओलिन इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ था। मैं उसकी पेशानी की बनावट देखते हुए बोला, शाओलिन, तुमने 5 कत्ल किए हैं। और शाओलिन उछल पड़ा। उसकी छोटी छोटी आंखों में हैरत की लकीरें चकराने लगी थी। क्या कहा आपने कनौर? तुम 5 कत्ल कर चुके हो और मजीद 3 कत्ल करोगे। तुम्हारे हाथ में 8 कत्ल हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो कभी किसी को कत्ल नहीं किया। मैं हंस पड़ा। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुमने किसी को कत्ल किया और क्यों किया। मैंने तो सिर्फ एक बात बताई है तुम्हें। और आप और क्या बता सकते हैं मेरे बारे में कनौर? शाओलिन ने शदीद हैरत से ज़्यादा अंदाज में कहा। क्या पूछना चाहते हो? ये तो आपने बड़ी अजीब सी बात बताई। मैंने तो किसी को कत्ल नहीं किया। तुम मेरे उस्ताद हो, इसीलिए तुमसे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर इजाजत दो तो मैं बड़े अदब से कहूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। शाओलिन पागलों की तरह मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम मेरा अदब करते हो ना? हाँ, तुम मेरे उस्ताद हो। उस्ताद का कोई मकाम है तुम्हारी निगाहों में? बाप की तरह, मैंने जवाब दिया। तो फिर कनौर, जो कुछ तुम कह रहे हो, एक बाप या उस्ताद की हैसियत से मेरा हुक्म है कि उसे हमेशा अपने सीने में रखना। किसी और के सामने इसका तज़किरा मत करना। पहले ये बताओ, मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है ना? हाँ, तुमने सच कहा। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आए जब मैं सब कुछ करने पर मजबूर हो गया था। ठहरो, मुझ इन लम्हात के बारे में ना बताओ, जरा अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैंने कहा और शाओलिन ने हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं उसके हाथ की लकीरों को देखता रहा। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पहला कत्ल तुमने 12 साल की उम्र में किया था, गालबन अपने किसी हम उम्र साथी का, और उसके बाद तुम वहां से भाग आए थे। पहले तुम किसी देहात में रहते थे और उसके बाद तुम जापान के किसी बड़े शहर में आ गए। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी तलाश में भटकते रहे और फिर उस वक्त जब तुम 20 साल के थे वो तुमसे मिल गए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? शाओलिन का मुंह हैरत से खुला हुआ था। उसने इसी तरह खुले मुंह के साथ गर्दन हिला दी। उसने मेरे बात की तस्दीक कर दी थी। उसके बाद दूसरा कत्ल तुमने 22 साल की उम्र में किया। वो किसी लड़की के लिए था। ये कत्ल तुमने अपने रकीब का किया था। शाओलिन एक बार फिर गर्दन हिलाई। तीसरा कत्ल तुमने उस कत्ल के 1 साल के बाद किया। ये रकम हासिल करने के लिए था। बोलो, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, तुम तो मुझे पागल कर दोगे। इसी तरह तुमने चौथा और 5वां कत्ल भी रकम के लिए किया है। शाओलिन, तुम्हारे हालात बड़े परेशान कर रहे हैं। तुमने किन्नौर शंकर, बस बस, तुमने मेरे दिमाग की चूलें तक हिला दी। 2 ही रास्ते रह गए हैं मेरे लिए, तुम्हें कत्ल करा दूं या तुम्हारा गुलाम बन जाऊं। शाओलिन ने हाथ उठाकर मुझे रोकते हुए कहा। क्यों? मैंने मुस्कुराकर पूछा। तुम चाहो तो फांसी का फंदा मेरे गले में फिट हो सकता है। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? कभी तुम मेरे खिलाफ हो सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा शाओलिन, तुम मेरे उस्ताद हो। उस्ताद बाप की जगह है और मेरा बाप। दफतन मैं खामोश हो गया। मुझे अपना माजी याद आ गया था। रुक क्यों गया किन्नौर? बात पूरी करो, शाओलिन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। कोई खास बात नहीं, बस ऐसे ही। नहीं किन्नौर, मुझे बताओ, तुम अपने बाप के बारे में क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मेरी निगाह में इस नफस का बहुत बड़ा मकाम है। मैं नीच खानदान का इंसान नहीं हूँ। बड़े खानदान से मेरा ताल्लुक है और खानदान की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ जान देकर भी उसकी पाबंदी करता हूँ। तुमने अभी 2 अल्फाज कहे हैं शाओलिन। तुमने कहा है कि या तो मुझे कत्ल कर दो या मेरे गुलाम बन जाओ। तुम मुझे कत्ल करने के लिए आजाद हो। अगर मेरे खानदान का वकार का तर्जिया करना चाहते हो तो फिर उठो और मुझे कत्ल कर दो। कोई मज़ाहमत नहीं करूंगा। किसी से एक लफ्ज कहने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा।
जहां तक तुम्हारी गुलामी का ताल्लुक है तो हम अपने बाप को अपना गुलाम नहीं बनाते। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। शौलन अपनी जगह से उठा और उसने मुझे भींच कर सीने से लगा लिया। नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे बेटे, मैं भी तो तुझे अपने बच्चों ही की तरह चाहता हूँ। बाप के लिए तेरे दिल में कोई खास बात जरूर है, ये मेरा अंदाजा है, मुझे नहीं बताएगा। शौलन, मेरे बाप को कत्ल किया गया था, मेरे पूरे खानदान को मौत की नींद सुला दिया गया। समझे तुम, मेरे पूरे खानदान को निपटा कर दिया गया था। किसी ने किया था ऐसा? हाँ, एक शख्स जिससे इंतकाम लेने की आग मेरे सीने में भड़क रही है और मैं जिसे खत्म करना मेरी जिंदगी का मकसद है। शौलन को बता, उसका सर तेरे सामने पेश कर देगा। तू जानता है कि शौलन कातिल है। मैंने कहा ना शौलन, तुम्हारा मकाम मेरे दिल में बहुत बुलंद है। मैं तुम्हें बड़ी चीज समझता हूँ। मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है तफरीहन ही बताया है, इससे तुम कुछ भी बयानी बना सकते हो, लेकिन मेरी जात से तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जहां तक रहा मेरे बाप के कातलों का सवाल, तो शौलन, उनसे इंतकाम तो मैं ले ही लूंगा। किसी और को मैं ये मनसब, ये ओहदा नहीं दे सकता। ओहो, तो फिर मेरी बात भी सुन लो। शौलन हमेशा तुम्हारे गुलामों में ही रहेगा। मैंने सारी जिंदगी इस अंदाज में गुजारी है, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि मेरी बकिया जिंदगी को एक सहारा मिल गया। मैं खामोश रहा। शौलन ने फिर इस सिलसिले में और कोई बात नहीं की थी। हालात जूं के दूं चलते रहे। जोगिंदर पाल ने मुझे ज्योतिषी बना दिया था। बारहा वो इल्म के तजर्बे कर चुका था और उनके नताइज पर शदीद हैरान रह जाता था। बारहा उसने कहा था कि शंकर, तू तो मेरे भी कान काटने लगा है। सितारा शिनासी और लकीरों का खेल तो तूने इतनी मुश्ताकी से हासिल कर लिया है कि मैं हैरान रह जाता हूँ। इतने अरसे में तो कोई उसके अलफ बे से भी वाकिफ नहीं होता जितने में तू उसकी आखिरी हदों को पहुंच गया। वाकई तेरा जवाब नहीं है। मैं अपने तौर पर कुछ तजर्बे कर रहा हूं गुरु महाराज, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कैसे तजर्बे? चेहरे की बनावट, हाथ माथे की लकीरें, आंखों का अंदाज भी हाथों की लकीरों ही की तरह अपनी जुबान रखते हैं। मैं मशक कर रहा हूं कि चेहरों को देखकर इंसान की शख्सियत का तज्जिया करूं। तुम अगर चाहो तो इस सिलसिले में मेरा इम्तिहान ले सकते हो। मुझे यकीन है कि तुझ जैसा होनहार आदमी ये सब कुछ कर सकता है। और अब तो पता नहीं मैं क्या कुछ बन चुका था। कभी आईना देखता हूँ, मगर मैंने कभी गौर नहीं किया खुद पर। इतने से अरसे में तूने अपनी उम्र से कई साल आगे बढ़ गया है। कद भी कैसा निकाला है तूने, और तेरी शक्लो सूरत नवाबजादा ही तो था ही, लेकिन अब तो पता नहीं क्या बन गया। अच्छा ये बता शंकर, घुड़सवारी से कोई दिलचस्पी है? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अगर तू चाहो तो ये भी मुझे सिखा दो प्रिंस जोगिंदर। हाँ, अब यही एक काम ऐसा रह गया है जिसमें तुझे मुश्ताक करना जरूरी है। तो फिर कब से शुरू कर रहे हो? कल से ही मैं इस सिलसिले में घोड़ों के मामले में गौर कर रहा हूँ। ये बात आज से नहीं, काफी दिन से मेरे जहन में थी कि तुझे शाही खेलूंगा भी और बाहर होना चाहिए ताकि तेरी शख्सियत में कोई झोल ना रह जाए। तो फिर घोड़ों का क्या किया तुमने? ऐसा करते हैं कि आज शाम को लाल किले के पीछे जोगान के मैदान चलते हैं। जोगान क्या होता है? अंग्रेजी जुबान में उसे पोलो कहते हैं। बड़ा ही दिलचस्प खेल है। आज शाम को मैं तुझे वो खेल दिखाऊंगा। जरूर, मैंने जवाब दिया और प्रिंस जोगिंदर खामोश हो गया। शाम को हम चारों, यानी मैं, प्रिंस जोगिंदर, जोया जोगी बाबा, शौलन और योगा चौगान के मैदान की तरफ चल पड़े। हमारी गाड़ी शाही किले के अकब में उस वसीओ अराज मैदान में पहुंच गई जहां एक दिलचस्प खेल हो रहा था। बहुत से घुड़सवार हाथों में लंबी लंबी अस्टी के लिए सफेद रंग की गेंद को घोड़ों पर बैठकर दौड़ाते फिर रहे थे। ये एक बाकायदा खेल था। इसमें सबसे बड़ा मसला बेहतरीन घोड़ी सवारी ही का था, और मैं महसूस कर रहा था कि वो लोग जो खेल खेल रहे हैं, खुद मैं भी उसमें कम महारत नहीं रखता। घोड़ी की सवारी का मसला था। उसके बाद उस खेल को सीखना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। चुनाचा मैं दिलचस्पी से उस खेल को देखता रहा। कई बार जोगिंदर पाल ने मेरे चेहरे की तरफ देखा, फिर उसने मुझसे कहा, इस खेल में कोई दिलचस्पी हो रही है? वाकई बेहद दिलचस्प खेल है, मैंने जवाब दिया। तो फिर मैं तुम्हारे लिए इसका बंदोबस्त करूं। यकीनन मैं इस खेल को दिलचस्पी की निगाह से देखता हूं, मैंने जवाब दिया। काफी देर तक हम वहां रुके रहे और फिर वहां से चले आए। 3-4 दिन बाद जोगी बाबा ने मेरे लिए एक शानदार घोड़े का बंदोबस्त किया। ये घोड़ा उन्होंने चौगान के मैदान में ही छोड़ दिया था। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे घोड़ा दिखाया और फिर एक आदमी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। बड़ी बड़ी मूंछों वाला ये शख्स अच्छा खासा कद आवर था और उसकी उम्र 45-50 के करीब होगी। ये है किन्नौर जी, अब आप भी देख लें कि ये आपके काम के हो सकते हैं या नहीं। मियाँ, काम बनाना तो हमारे काम है बेटे। घोड़े के पट्टे पर हाथ रखा है कभी? नहीं रखा, तो अब रख लूंगा, मगर ये घोड़ा तो अभी सही नहीं है। तुमने घोड़ा तो बहुत शानदार खरीदा है प्रिंस,
मगर किसी नो अमूज के लिए ये सही नहीं है। मैं तो अपनी दानस में बहुत अच्छे घोड़े का इंतखाब किया था। मैंने कहा ना, इस घोड़े की नस्ल मुझसे पूछो। घोड़ों की नस्लें जानते जानते ही तो उम्र गुजारी है। बड़ी आला नस्ल का घोड़ा है और किसी ने आदमी को जरा मुश्किल ही से पीठ पर बैठने देता है। क्या मतलब, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बुरा मानने की क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? प्रिंस जोगिंदर ने खान साहब से पूछा। आला नस्ल के घोड़े आला नस्ल के इंसान को पहचानते हैं। वो किसी मामूली आदमी को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देते। कनौर जी, भाई कोई मामूली हैसियत के आदमी नहीं है खान साहब, जोगिंदर पाल ने किसी कदर नागवार लहजे में कहा। देखो, मैं पहले ही कह चुका हूं कि बुरा मानने की बात नहीं है। अगर किन्नौर साहब वाकई आला खानदान के हैं तो फिर ये घोड़ा भी उन्हें अपनी पीठ पर कबूल करेगा। आओ जरा सहारा देकर जरा इन्हें बिठाने की कोशिश करें। खान साहब ने घोड़े की बागें पकड़ कर कहा, लेकिन इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की ताकत मुझ में नहीं थी। मैं आगे बढ़ा और शान साहब की शक्ल देखते हुए कहा, खान साहब, घोड़े की लगामें मेरे हाथ में दे दें। खान साहब मेरे लहजे पर चौंक कर मुझे देखने लगे। क्यों सियां, क्या बात है? लगामे मेरे हाथ में दीजिए, मैं इस घोड़े की नस्ल देखना चाहता हूं। मैंने जवाब दिया और खान साहब मेरे लहजे से कुछ ऐसे मरऊब हुए कि उन्होंने फौरन लगामे मेरे हाथ में दे दी। तो ये घोड़ा आला नस्ल का है। आला नस्ल के घोड़े अपनी शान बरकरार रखते हैं। क्यों खान साहब? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, तुम उसकी शान में कोई कमी पा रहे हो। देख लेता हूं अभी, मैंने जवाब दिया। सच्ची बात यह है कि घोड़ों से मेरी दिलचस्पी जरूरत से ज्यादा ही थी। ये दूसरी बात है कि कुछ वक्त बगैर घोड़े के परेशानी के आलम में निकल गया था, लेकिन अब जब कि मुझे आसाइशें नसीब हुई थी तो मेरी जिस्मानी कुव्वत भी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने घोड़े के सिलसिले में बहुत से तजर्बात किए थे, चुनाचा इस वक्त भी मैंने अपने एक तजर्बे को दोहराया। लगामें मैंने घोड़े के चेहरे के करीब पकड़ ली थी। दफतन मेरे हाथ को एक हल्की सी जुम्बश हुई। घोड़े के लिए ये वार अचानक और गैर मतवक्का था। उसकी गर्दन एकदम टेढ़ी हुई और उसके पांव ने जमीन छोड़ दी। वो बुरी तरह नीचे गिरा था। खुद को संभालने के सिलसिले में उसने काफी जद्दोजहद की, लेकिन वो एक साइड से नीचे आ रहा और दूसरे लम्हे मैंने अपना पांव उसके ऊपर फैला दिया और उसके बाद लगाम का वो हिस्सा छोड़ दिया जो मैंने एक मखसूस अंदाज में दबाया था। घोड़े ने बेइख्तियार उठने की कोशिश की और दूसरे लम्हे वो खड़ा हो गया। मैं उसकी पुश्त पर था, फिर मैंने घोड़े को छोड़ दिया। जोगिंदर पाल, शाओलिन यकूबा और खुद खान साहब मुंह फाड़े रह गए थे। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। मैंने उसे एक लंबा चक्कर दिया। घोड़ा पूरी तरह मेरे कब्जे में था। इस सिलसिले में तो मेरे वालिद साहब भी मेरे बारे में हैरान थे। घोड़सवारी गोया मुझे कुदरती तौर पर दो इज्जत की गई थी। चुनाच एक सरकश घोड़े को मैंने इसी तरह राम किया कि देखने वाले देखते ही रह गए। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मैं खुद उछलकर उसकी पुश्त पर सवार नहीं हुआ था, बल्कि घोड़ा मुझे अपनी पुश्त पर लेने के लिए खुद नीचे गिरा था और यह काम खान साहब जैसे तजर्बाकार लोगों के बस का भी नहीं था। घोड़े को एक मखसूस अंदाज में मोड़ना होता है जिससे वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता। आम हालात में अगर इसकी गर्दन भी तोड़ दी जाती तो शायद वो घुटना जमीन पर ना टिकाता, लेकिन ये सब कुछ एकदम करना होता था और मैंने ये सब कुछ कर दिखाया था। प्रिंस जोगिंदर और दूसरे तमाम साथी हैरत से मुझे देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैं उनके पास वापस आ गया। खान साहब सर खुजा रहे थे। जोगिंदर पाल भी शायद इसका मतवक्के नहीं था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैं क्या कर चुका हूं तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। मैं करीब आकर घोड़े से उतर गया तो उसने खान साहब की शक्ल देखकर कहा, क्या ख्याल है खान साहब, आपका ये नया शागिर्द घुड़सवारी कर सकेगा? शागिर्द? खान साहब हकलाए हुए अंदाज में लहजे में बोले, क्यों आप इसे शागिर्द बनाने पर तैयार नहीं हैं? भाई मैं तो इसे उस्ताद बनाने पर तैयार हूं, खान साहब बेइख्तियार बोले और प्रिंस जोगिंदर का कहका फिजा में बुलंद हुआ। शालन और यूकुबा भी हंसने लगे थे। घोड़सवारी में इसे कमाल हासिल है खान साहब, लेकिन जोगान तो आप ही के सिखाएंगे इसे, चुनाचा ये आर्ट से आपकी शागिर्दी में है, प्रिंस जोगिंदर ने कहा और खान साहब गर्दन हिलाने लगे। वो कुछ इस तरह से हवास बागता हुए थे कि अभी तक उनकी शक्ल दुरुस्त नहीं हुई थी। मैंने खान साहब के हाथ पर अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं आपका एक होनहार शागिर्द साबित होऊंगा खान साहब। मुझे इस खेल से गहरी दिलचस्पी है, आप मुझे ये सिखा दीजिए। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly